हमारे बीच आज की भूगोल साक्षात्कार कार्यशाला में हमारे गेस्ट अतिथि रिसोर्स पर्सन हमारे बीच हैं। आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर BL जाट सर, आपका अपनी यूनिवर्सिटी परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ में हमारे बीच प्रशासनिक अधिकारी RS अधिकारी आशीष जी शर्मा सर, अपनी यूनिवर्सिटी परिवार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। अभी 2 टेक्निकल सेशन होंगे। मान लीजिए एक भूगोल का होगा, आदरणीय सर लेंगे। पहले जो है कॉमन चीजों पर होगा, वो आशीष सर लेंगे। तो उससे पहले हमारा उद्घाटन इनॉग्रेशन सेशन आज की इस कार्यशाला का 11 बजे होना था। तो गेस्ट जो आने थे वो 11 बजे पहुंच नहीं पाए, तो अब हम उसका एक फॉर्मल इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो आशीष सर और BL सर से निवेदन है कि आगे आइए और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करें। शिव सर, ममता मैम, सुनील सर, प्लीज सर एक बार दीप प्रज्वलन करके आज की इस कार्यशाला की शुरुआत करें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विकास कमजोर होना, हम चूंकि हम भारत के निवासी और विशेषकर राजस्थान के, तो मेहमानों का स्वागत सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सुनील सर को। सुनील सर आगे आए और आशीष सर का बुक के बैंड प्रदान कर और स्वागत करें। आशीष सर से निवेदन करूंगा स्टेज पे पधारें और आज की इस कार्यशाला में आपका सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इधर आइए सर प्लीज। तो हमारे बीच यहाँ पर बहुत व्यस्तता के बीच समय निकालकर पधारे हैं आशीष सर। आशीष सर का मैं पहले ही धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सर से कल शाम को बात हुई तो सर का एक लंबा अनुभव है और सर बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं विद्यार्थियों के बीच आने में और विद्यार्थियों से रूबरू होने में। सर का खुद का एक्सपीरियंस तैयारी करने का, करवाने का बहुत लंबा रहा है। राजस्थान में सर ने बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं जो RS की तैयारी करवाती है उसमें आपने पढ़ाया है और सैकड़ों विद्यार्थी आपके मार्गदर्शन में RS अधिकारी बने हैं। और सर ने कई सारे ऐसे मॉक इंटरव्यू के सेशन आयोजित करवाए हैं। तो सर का बहुत गहराई के साथ साक्षात्कार से जुड़ाव है और हमें उम्मीद है कि उसका हम सबको आज जो हम लाभान्वित होंगे और उसका हमें फल मिलेगा सर के मुखारविंद से। तो बिना किसी देरी से मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर आप आए और अपनी बात शुरू करें। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर सर का स्वागत करेंगे। सर अभी RS अधिकारी हैं और एक डिपार्टमेंट में सर ने कहा कि हालांकि डिपार्टमेंट बताना मत, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल कुछ चीजें होती है, सरकारी चीजें आप सब लोग जानते हैं। तो सर जो है लंबे समय तक होता क्या है कि अधिकारी बनने के बाद लोग जो है फील्ड छोड़ देते हैं या पढ़ना पढ़ाना छोड़ देते हैं या उस शिक्षा के क्षेत्र से हट जाते हैं। सबसे खास बात है कि सर का जुड़ाव एक विद्यार्थी के रूप में भी है और एक शिक्षक के रूप में भी है और एक अधिकारी के रूप में भी है। तो इन तीनों जो विशेषताएं, जो खूबी है वो सर में समाहित है और उसका हमें आज फायदा मिलेगा। सर अपनी यूनिवर्सिटी परिवार में आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद सूरज सर, सुनील सर। हरीश ने काफी कुछ बता तो रखा था आपके बारे में और आज हरीश हमारे सामने ही खड़े हैं, ये हमें खुशी भी हो रही है। मैं टू द पॉइंट डायरेक्ट आपके इंटरव्यू की तैयारी पर आ जाता हूं। 2 गेम हैं अब आपके सामने। सबसे पहला, आपकी नॉलेज को आप प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली इंटरव्यू के दौरान कैसे डिलीवर कर पाएंगे। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब तक आपने जो किया वो था थ्योरेटिकल,
और अब जो काम चालू होगा वो होगा प्रैक्टिकल। जैसे ही वो इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं, प्रशासनिक सेवाओं का मेरा अच्छा अनुभव रहा है, आरएस ही नहीं, सौभाग्य से मैंने मुखर्जी नगर में आईएएस वालों के भी इंटरव्यू लिए हैं, देख करके लगता नहीं होगा, लेकिन लोग कहते हैं, यहाँ अनिल भाई भी मेरे साथ हैं, तो ये कहते हैं, बोले सर बच्चे डरते हैं आपके पास इंटरव्यू देने से। खैर, ये एक्सपीरियंसेस हैं 3 बार आरएस का इंटरव्यू देने का और हमेशा सेलेक्ट हुए, और यूपीएससी के भी इंटरव्यू का। हाँ, जिस इंटरव्यू की तैयारी आप कर रहे हैं उसका मेरा अनुभव नहीं है, परंतु इंटरव्यू लेने वाले सेम है। एटलीस्ट जो भी आरपीएससी के हमारे बोर्ड मेंबर हैं वो तो सेम है, यहां तक मेरे साथ है या नहीं है। तो मैं आपको 3-4 बिंदुओं पर कंक्लूड करते हुए बहुत क्रिस्पी रहते हुए बात करूंगा। सबसे पहला गेम है आपका, जो है हो सकता है किसी इंटरव्यू डेट आ गई क्या 6 तारीख से, रोल नंबर भी आ गए, किसका कब है? अच्छा, कितने लोग हैं जिनका 6 को ही आ गया है शुभ समाचार? ओके, हाँ, ऐसा मामला थोड़ा हमारे साथ भी हुआ था आरएस में कि आते ही पता चला शायद 2-4 दिन पहले आई है डेट, अच्छा कल ही आई है। ठीक है, तो ऐसा शुभ समाचार कभी कभी थोड़ा सदमे में डाल देता है कि औरों को तो 1 महीना मिलेगा, हमें 5 दिन ही मिले। मैं कहता हूं जिंदगी जीने के लिए तो 1 मिनट भी काफी होता है। हमारी तैयारी पर्याप्त है, क्योंकि आराम की भूल भुलैया में ना भूलो, सपनों के हिंडोलों में मगन होके ना झूलो। अब वक्त आ गया है ए मेरे हंसते हुए फूलो, उठो उठो छलांग मारकर आकाश को तुम छू लो, कर ले जाओगे बस इस विश्वास को ना। 5 दिन नहीं, अगर मुझे 1 दिन भी मिला होता तो भी मैं उस काम को कर देता। सारा गेम अब जो बचा है ना, वो है आपकी नॉलेज को प्रैक्टिकलिटी में डिलीवर करने का, और दूसरा जो गेम है वो है कॉन्फिडेंस का, वो है आत्मविश्वास का। सच कहूं तो ये आत्मविश्वास कहना बहुत आसान है, जब मैं भी उस सीट पर बैठता था इंटरव्यू देने के लिए, तब वो डर होना लाजमी है, नेचुरल टेंडेंसी है, सहज मानवीय मनोवृत्ति है, होगा, सबको होता है, मुझे भी हुआ, आरएस का दिया तब भी, आईएएस का दिया तब भी, हमेशा होता है। तो इससे निकले कैसे बाहर? तो दोस्तों एक ही शब्द में कह दूं, बुरा मत मानिएगा, कॉन्फिडेंस लाने का सबसे बड़ा जो नजरिया है, तरीका है, वो है आपकी नॉलेज। रियली नॉलेज इज द पावर। कलाम साहब ने कहा है ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है जिससे आप पूरी दुनिया को फतेह कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब अब 5 दिन में कैसे वो ताकत पैदा करें, हम तो सोच रहे थे पता नहीं कब इंटरव्यू होंगे और सडनली ये चीज आ गई। 5 दिन नहीं, आप खुद की पढ़ाई पर विश्वास कीजिए। अगर आपने मेंस का एग्जाम पास किया है ना, तो पक्का आपकी तैयारी उस लेवल तक की। अगर एक दिन खुद से कसम खा करके आप सुबह बैठ गए ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं शाम तक लगभग मोटे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है? अब आप फैक्चुअल चीजों के पीछे मत भागो, अब आप उसका जो कॉन्सेप्चुअल इंप्लीकेशन है ना, कि इसका निहितार्थ क्या होगा, उन सब चीजों की तरफ जाइए। पहली बात, आपसे सवाल कितने टाइप के पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, वो है 5 एरिया, 5 क्षेत्र। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो बाकी 2 वहां पे आपके सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होंगे, अगर ज्योग्राफी का है तो किसी भी यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी के प्रोफेसर साहब होंगे, तो वो आपसे ज्योग्राफी के बारे में सवाल करेंगे। जो बोर्ड मेंबर मैंने देखा अमूमन, क्योंकि पहले कुछ और सब्जेक्ट्स के भी थे, वो लोग भी जरा टच में आ ही जाते हैं कि सर आप इंटरव्यू लेते हैं तो बताएं क्या करें। अमूमन बोर्ड मेंबर जो सवाल पूछते हैं वो या तो आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो आपकी नॉलेज है उसके बारे में बात की जाती है। डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सच कहूं तो 50% चीजें आपके जो सिलेबस है ना, कि इसका भौतिक विस्तार क्या है, इसका मृदा क्या है, वनस्पति क्या है, झीलें क्या है, नदियां क्या है, इसकी समस्या क्या है, 5 प्रॉब्लम क्या है, 5 सॉल्यूशन क्या है, उनके इर्द गिर्द देखने का प्रयास करें। थोड़ा मेरा गला बैठ रहा है, 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, पर सर के जो आमंत्रण है इतना प्यार से करते हैं, मतलब मेरे तो एक बार सोचा, मैंने कहा कोई लड़का बात कर रहा है, कोई और बात कर रहा है, इतना प्यार से इन्होंने बुलाया कि मना कोई कर ही नहीं सकता। आपको भी बहुत प्यार से बुलाया तो शायद आप भी मना नहीं कर पाए, है ना, ये इनका व्यवहार ही ऐसा है, हालांकि मैंने इनको पहली बार सुना था। खैर, तो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर होंगे आपसे। 2-3 बोर्ड मेंबर है, चूंकि सरकारी चीजें इसलिए मैं यहां से नाम नहीं ले सकता, क्योंकि आपने ये देख ही रहे है ना, ये आने के बाद तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलरली बातें ही डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड करते हैं। जैसे अब आदरणीय मंजू मैम तो है नहीं, तो मैं उन्हीं के लिए कहना चाहता हूं, वो ओरिएंटेशन रखती थी 2 चीजों पे। चाहे मैं कहता हूं कॉलेज लेक्चरर का ही इंटरव्यू है, आपकी हॉबी क्या है,
हॉबी से रिलेटेड एस्पेक्ट क्या है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट की 5 प्रॉब्लम बता दीजिए, आपके डिस्ट्रिक्ट में पर्यटन की संभावनाएं क्या है। अच्छा, आपके डिस्ट्रिक्ट में तो देखा है कि लिंगानुपात सेक्स रेशो कम है। अच्छा, महिलाओं की इतनी बुरी स्थिति है क्या आपके यहाँ, बताओ महिलाओं की दशा में सुधार के लिए आपके, चलो ठीक है, अगर ये आरएस का होता तो पूछते प्रशासनिक अधिकारी हो तो क्या करेंगे, और आपसे पूछ लेंगे अगर आप कॉलेज के अंदर हम आपको लेक्चरर बना देते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बना देते हैं, तो बताइए कॉलेज में लड़कियों की समस्या के समाधान के लिए आपके पास क्या क्या विकल्प हैं। आप कॉलेज एजुकेशन में आ रहे हैं तो बताइए शिक्षा के क्षेत्र की समस्याएं क्या क्या हैं। बात समझ रहे हैं, आपसे किस किस टाइप के सवाल हो सकते हैं। अच्छा, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो न्यू कहते हैं वैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एजेंडा क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, ये ऐसी क्यों बनाई गई, ये कौन से आयोग की सिफारिशों पर बनाई गई, ये सब चीजें आएंगी आपके पास। आई थिंक यूट्यूब पे भी रहेंगे, तो सब रहेंगे। मैं हमेशा हर स्टूडेंट को कहता हूं प्लीज इधर देखिए एक बार, यहां लिखो, यहां सब चीजें अपने आप आ जाएंगी। मैं ज्योग्राफी पे भी बात करूंगा, पक्का करूंगा, इतना करूंगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। और हाँ, विश्वास करो जितना समय सर ने दिया उसी समय सीमा में रहते हो, क्योंकि आदरणीय सर भी बैठे हैं तो सर का भी समय होगा, तो मैं उसी में लिमिट रहते हुए अपनी बातें पूरी करूंगा। तो आपके डिस्ट्रिक्ट को आप ठीक से तैयार कीजिए। जरूरी नहीं सारे बोर्ड मेंबर आपसे उस पर सवाल करेंगे, गारंटी नहीं है, लेकिन हम लगभग सेफ जोन तक पहुंच जाएं उतनी हम तैयारी कर लें, पहली बात। दूसरी बात, एक दो बोर्ड मेंबर अभी भी ऐसे, माफी चाहता हूं मैं नाम नहीं ले सकता, जो हॉबी से भी सवाल कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, जरूरी नहीं आपने डेफ में भरा हो, ऐसे भी पूछ लेते हैं, अच्छा चलो ये बताओ, क्योंकि जरूरी तो ना बोर्ड मेंबर जो भी हो वो ज्योग्राफी के स्पेशलिस्ट हो। एम आई राइट और नॉट? और नंबर देने का अधिकार उन्हीं को है, ये भी आपको पता होगा। फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी तो वही है ना, तो उन्हें भी तो खुश करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या लगेगा, जैसे बाकी के 2 मेंबर्स ने कहा जो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे कि साहब बहुत अच्छी नॉलेज है, होगी नॉलेज होगी तो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो पता ही नहीं है। एक भी नेगेटिव इंप्रिंट, स्पेशली हमें जो बोर्ड के चेयरपर्सन होते हैं यानी आरपीएससी के मेंबर, उन पर नहीं छोड़ना है। उसके संभावित विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, हमें उन पर विचार करना है। दूसरी बात, करंट अफेयर्स की नॉलेज, क्योंकि आपने जो एग्जाम दिया है उसके आपके एक जीके का पेपर भी होता है, तो पूरा समुद्र खुला है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन करंट अफेयर्स में मुद्दे चल रहे हैं, ट्रम्प साहब कभी क्या कह देता है, कभी क्या कह देता है। तो ये ट्रम्प साहब क्या मतलब, एक बोर्ड मेंबर, क्योंकि जितने लोगों के आरएस के इंटरव्यू दिए वो लोग आके बताते भी हैं कि साहब यूं बोला हमको कि ट्रम्प साहब, मैं वो शब्द यूज नहीं कर सकता है, मान लो एक तरीके से मूर्ख टाइप के ये हो गए क्या, क्योंकि शब्द थोड़ा तोलमोल के बोलना होता है, ठीक है। तो सर क्या स्टैंड लिया जाए, मतलब उनसे पूछा आप बताओ क्या स्टैंड होना चाहिए। अमूमन इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि ये मुद्दा है, आप बताओ क्या स्टैंड लेंगे, आप बताओ आपके अनुसार क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, ऐसे पूछते हैं या नहीं पूछते। वो थ्योरेटिकली कोई बात नहीं करते, सब पता है उनको थ्योरेटिकल बातें क्या क्या हैं। एनीवे, तो पहला हो गया डिस्ट्रिक्ट, दूसरी हो गई आपकी हॉबी, और तीसरी चीज जो कई बार पूछ लिया जाता है कि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ। ज्यादा नहीं पूछ लेते, एक स्ट्रेंथ बताओ, एक वीकनेस बताओ। अच्छा, जैसे अमूमन मैं देखता हूं काफी, लगभग अब तक मैं 2-4 हजार लोगों के इंटरव्यू ले चुका होगा, तो जैसे उनसे कोई स्ट्रेंथ पूछता है तो अमूमन सबकी कॉपी पेस्ट मैं देखता हूं कि साहब मैं बहुत इमोशनल हूं, मैं बहुत इमोशनल हूं। अच्छा ये बताओ कोई लाइफ का ऐसा एग्जांपल जब आपने वो इमोशनलिटी शो की हो और आपने एक शब्द यूज किया है, बहुत इमोशनल हूं। अरे बात समझे क्या, ये आपको प्रूव करके बताना पड़ेगा। अब देखो किया है या नहीं किया, लेकिन एक बार जो शब्द निकल गया उसको तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा बोर्ड मेंबर के सामने। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो, आपकी कमजोरी क्या, अमूमन ज्यादा खाना खा लेता हूं, है ना, तो जो भी है वो आप मतलब इसके इर्द गिर्द आप चलिए। अब आते हैं हम सब्जेक्ट पे, यानी कुल मिला के बात क्या हुई, एक आपका डिस्ट्रिक्ट, एक आपकी हॉबी। आप में से जयपुर से कितने लोग हैं, आप में से जयपुर से कितने लोग हैं, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ, मान लीजिए जयपुर की बात है, अब ये लोग आए तो सर आज अपन इनको एक गिफ्ट भी देंगे। जयपुर पूरा मेरा तैयार किया हुआ है, जो अमूमन आईएएस वाले जरूर मांगते हैं, ये वो मैं आपको सेंड करूंगा। ये अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है, तो एक बार ताली बजा दो सर के लिए, मेरे लिए नहीं। तो आपका वो तैयार हो जाएगा कि उससे बाहर सवाल अभी तक मैंने जयपुर में किसी भी बंदे से या बंदी से नहीं देखा जो पूछा हूं उससे बाहर। जैसे मोटा मोटा बात करूं, सब लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट पे उसको अप्लाई कर लेना। जैसे हुआ आमेर के महल, किसने बनवाए, कब बनवाए, किस शैली में बनवाए। अच्छा, आमेर के महल पर इस शैली का ही प्रभाव क्यों है, ये ऐसे सवाल हैं जो अगर ठीक से तैयार नहीं किए हुए तो वहां हम ब्लैंक हो जाते हैं। कोई जोधपुर से है तो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कैसे बना है, किस शैली में बना है, किसने बनवाया है। मान लीजिए आमेर की बात करें, 1592 में राजा मान सिंह ने शुरुआत की, मुगल शैली का प्रभाव था, क्योंकि आप जिसके टच में रहोगे ज्यादा उस शैली का प्रभाव आएगा ही आएगा। अरे हाँ या ना,
फिर अगली बात, जैसे अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, जयगढ़ हुआ, नाहरगढ़ हुआ, सिटी पैलेस हुआ, ये क्या बोलते हैं हवा महल हुआ, हवा महल में कितनी मंजिल है, 5 मंजिल है, नाम क्या है, यहां तक, अरे यहां तक पूछ लेते हैं खिड़कियां कितनी, क्योंकि उनको तो आनंद लेना है, उनको एग्जाम नहीं देना, उनको आनंद लेना है, आपके आनंद नहीं ले रहे हो। वो ये बात भी सच है, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं तो थोड़ी अपनी खुशी ढूंढते हैं, लेकिन अगर ऐसे सवालों के जवाब, मैं भी मानता हूं बहुत वेग है ये सवाल, नहीं पूछे जाने चाहिए, मेरा व्यक्तिगत विचार ही है। अब पूछ लिया तो पूछ लिया, लेकिन अगर ऐसे सवालों में आप एक का भी जवाब दे गए तो फिर आप छक्का मार ले गए। एम आई राइट और नॉट? अगर एक का भी जवाब दे गए, फिर आगे बढ़े, अच्छा आमेर जो फोर्ट है उसके अंदर शिला देवी का मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर है, अच्छा ये तो हम जानते हैं जगत शिरोमणि है मंदिर है, हम ये भी जानते हैं रानी कनकावती ने अपने पुत्र की याद में, जगत सिंह की याद में बनवाया था, हम ये भी जानते हैं कि वहां पर मूर्ति, ये बताओ वो मूर्ति कौन सी है? कुछ समझे क्या बात को? ऐसे ऐसे सवालों पे भी कभी वो आ जाते हैं, वो ऐसे सवालों पे स्पेशली तब आते हैं एग्जामिनर जबकि आप लगातार जवाब देते रहते हो। एम आई राइट और? और अगर हम अपनी तैयारी को भी 2 कदम आगे और बढ़ा लें, हालांकि एंड कहीं नहीं है, बट मैं आज आपको बताऊंगा और संभवतः पहली बार आप इस बात को सीखेंगे कि इंटरव्यू का भी एंड है। अगर बात सिचुएशनल क्वेश्चन की हो, अगर बात किसी एनालिटिकल क्वेश्चन की हो, तो इस इंटरव्यू का भी एंड है। ये सोच आपकी अगले आधे घंटे में बदल जाएगी, इसको मैं बदलने का प्रयास करता हूं, समझिए कैसे। अमूमन ज्यादातर हम कौन से सवालों में फंसते हैं? जो कि कोई सिचुएशनल क्वेश्चन हमारे सामने कोई सिचुएशन रेज करके किया जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों से वो सिचुएशनल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपसे किस टाइप की, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा दंगा हो गया क्या करोगे, क्योंकि आपका काम ही नहीं है वो। लेकिन आरएस अधिकारी के लिए तो है, आपसे पूछा जाएगा कि ये नेपाल में जेनजीज क्रांति हुई, तो आप ये बताइए कि जिन आधारों पर, 3 प्रमुख आधार थे, पता है? पहला सोशल मीडिया को बैन करना, हमारे हर संडे को सोशल मीडिया बैन होता है, अरे नेट बंदी होती है ना हर एग्जाम होगा तो। अगला भ्रष्टाचार, जिसपे मैं कोई बात नहीं करूंगा, मजबूरी है, ठीक। तीसरी बात पे जिसपे आए तो वो है नेपो किड्स, अरे यही तो 3 बात थी, तीनों बात भारत में मौजूद है। क्या यहां पे मंत्रियों के बच्चे या जो भी है डॉट डॉट डॉट, आगे मैं बोल नहीं सकता, आप समझ गए, क्या यहां पे नहीं है क्या? फिर बताओ भारत में क्यों नहीं हो रही क्रांति, भारत में जेनजीज क्रांति क्यों नहीं ला रहे? ये ऐसे सवाल हैं जो जस्ट 10 दिन पहले तक आरएस के इंटरव्यू में भी बोर्ड मेंबर ने पूछे हैं। तो ये है सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन है भाई? मैं आप ही के लिए बात कर रहा हूं, आप लोग सब खुश हो रहे हो या मैं यही टाइम पास कर रहा हूं आपका? तो अब आप ये बताओ, अब इसका आंसर नहीं मिलेगा न्यूज़पेपर में। आगे आनंद, न्यूज़पेपर से ऊपर उठ करके अगर आप लोग नहीं मिलेगा, चैट जीपीटी पे नहीं मिलेगा, सर्च कर लो, देखो पूछो चैट जीपीटी से। जो चैट जीपीटी पे नहीं मिलेगा ना, वही लेने के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी आए हैं, उन्हीं की हमें तैयारी करनी है कि सब सेफ जोन कैसे हो। याद रखिए कुछ बातें मैं इसको हटा के बाद में बोल दूंगा, आप जितना पढ़ रहे हैं उतना मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं। बात समझ गए क्या? डॉट डॉट डॉट, मैं नहीं पढ़ रहा हूं मतलब, हाँ ठीक है, समझ गए? तो करूं क्या? पिछले 15 दिन का न्यूज़पेपर जो बड़ी बड़ी बातें चली, स्पेशली 1 महीने में, उनको पकड़ लीजिए। भारतीय टीम ने ट्रॉफी नहीं ली, क्या यह नियमों का उल्लंघन नहीं है? अरे हाँ है ना, भारतीय टीम, ऐसे सवाल हैं, इसीलिए इंटरव्यू को कहा जाता है कि यह बहुत डाइसी है। इसमें पता ही नहीं क्या पूछ लेंगे, पता है पता क्यों नहीं है, पता है पता क्यों नहीं है, समझ गए मेरा बात? कि पता है क्या, पता क्यों नहीं है? क्योंकि आपने आज तक आपके दिमाग को रटने तक सीमित कर रखा है, आपने उसके बियॉन्ड जाके सोचने की कोशिश नहीं की। इन सवालों के भी जवाब आपको यही मिलेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी में ही मिलेंगे, उन पर ओपिनियन बनाओ। रट्टाफिकेशन ये हो गया, ट्रंप ने इतने % कहा, पहले कहा 25%, फिर कह दिया 15%, ये नहीं, ये कोई नहीं पूछेगा, हाँ ये तो जानते हैं, आप बताओ ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? नेशन फर्स्ट, कौन सही है कौन गलत है? भारत भी अपनी जगह सही है और अमेरिका भी अपनी जगह सही है। वो अपने व्यापार घाटे को कम करना चाहते हैं, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाना चाहते हैं, और फॉरेन पॉलिसी में दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण से सही होते हैं। अगला सवाल ही नहीं होगा। बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? हाँ, ये बात अलग है, हरकतें बचकानी हो रही है सर, इस बात से हम सहमत हैं कि आप ये बात सही कह रहे हैं कि इस तरीके के देश के राष्ट्रपति को स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए जहां हर दिन बात बदली जाए, उससे उनकी खुद की ही क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, विश्वसनीयता साख दांव पे लग जाती है। बात समाप्त। अब आगे उनको पूछने दीजिए आगे कौन सी चीज क्या होती है, कुछ बात समझ पाए? देखिए जो फैक्चुअल नॉलेज न्यूज़पेपर में मिल रही है वो तो आप ही कर लेंगे, मैं आपको वो थॉट देना चाहता हूं, क्योंकि प्रेजेंटली अभी आरएस के मॉक इंटरव्यू से जो बच्चे इंटरव्यू देकर आते हैं उनसे मैं जुड़ा हुआ हूं, बाद में पूछते भी हैं कि आपसे कौन से सवाल पूछे, तो इन सवालों का दायरा इसी के इर्द गिर्द घूमता है। ईरान परमाणु बम बना रहा है,
बढ़ा रहा है। पिछले 1-1.5 महीने की न्यूज ही है ना ये सारी। ईरान, इतने देशों के पास परमाणु बम है, ईरान के पास और परमाणु बम आ जाएगा तो क्या आफत हो जाएगी भाई। ये सवाल पूछा गया है, बात समझ ले गए क्या। यानी जहां न्यूज़पेपर में बात समाप्त होती है, वो कहते हैं इंटरव्यू मेंबर वाले कि ये तो सब हमने पढ़ लिया, हमें पता है। आप तो ये बताओ, इस इजराइल को और अमेरिका को ईरान के ही परमाणु बम से क्या दिक्कत है? और के तो परमाणु बम से उनको दिक्कत नहीं है। एम आई राइट और नॉट? स्पेशली इजराइल। और अगली बात कि पाकिस्तान को प्रॉब्लम, भारत को पाकिस्तान से इसलिए कि पड़ोसी देश है। इजराइल तो कहां, ईरान कहां? ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, सब जानते हैं, हाँ या ना। फारस की खाड़ी, वाई फारस की खाड़ी। अब ज्योग्राफी पे आ जाता हूं, सिचुएशनल क्वेश्चन भी ज्योग्राफी पे बात करेंगे। वाई फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ क्यों? इसे यही क्यों कहा? इसको कौन कौन से देश एनसर्कल कर रहे हैं, कौन कौन से देश इसके तट की सीमा को छूते हैं? इन्हीं क्षेत्रों में तेल और कोयल, वो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम क्यों मिलता है? ये तेल का खेल इतनी बड़ी चीज क्या हो गई कि पूरी पॉलिटिक्स को डिसाइड कर रहा है। इजराइल ईरान से दूर है। इजराइल को क्या प्रॉब्लम है ईरान से? क्योंकि ईरान ने कह रखा है जिस दिन आ गया सबसे पहले फोड़ूंगा। आगे की बात समझ में? तो भाई अगर तुम्हारा कोई दुश्मन ऐसा है जो पता है और डिक्लेयर भी कर रखा है बस एक बार मेरा नंबर आ जाने दे, तो आप उस दुश्मन को कभी मजबूत होने दोगे क्या? ऐसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे। इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। कहने का मतलब जो कुछ न्यूज, भारत ने ट्रॉफी नहीं ली, एक तरफ है नेशनल इंटरेस्ट, देश प्रेम, और दूसरी तरफ है कौन सा? नियमों की नैतिकता। आप बताएं क्या सही है क्या गलत है? सर सही भी है और गलत भी है। गलत नियमों के हिसाब से है और सही मेरी मातृभूमि है, मेरी ही देश की बहनों का सुहाग उजड़ा था, तो मेरे देश से मुझे प्रेम होना चाहिए क्योंकि नेशन फर्स्ट, इसलिए सही है। ऐसे व्यक्ति से मैं पुरस्कार नहीं लूंगा। बात समझे क्या? ऐसे बैलेंस आपको आंसर देना पड़ेगा। ऐसे तो सही है, ऐसे गलत है, क्योंकि जब आप एक आंसर देते हैं तो एग्जामिनर दूसरे क्वेश्चन को दागते हैं। जैसे अगला सवाल आप ही से कि आप कॉलेज के टीचर बनने वाले हैं। जब आप टीचर बन जाएंगे, मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर, माफी चाहता हूं, टीचर नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये बताइए कि स्टूडेंट वहां पर आपके पास आएंगे। आजकल हम देखते हैं कि स्टूडेंट टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एम आई राइट और नॉट? पहले टीचर मारपीट भी कर देते थे तो बच्चा डरता था, आजकल बच्चे में डर खत्म हो गया है। बात समझ रहे हैं क्या? तो आप बताओ क्या करेंगे? तो यहां पर अधिकार और कर्तव्य की दुविधा है। आपका कर्तव्य कि आप ठीक से पढ़ाएं, तो यहां पर आपको दोनों स्टैंड लेने पड़ेंगे कि सर यहां पर वास्तविकता में आइडियोलॉजिकल डिबेट है। आज के बच्चे अधिकार की बात करते हैं। सर ये अधिकार की बात इसलिए करते हैं क्योंकि अब भारत के अंदर काफी हद तक पूंजीवादी मानसिकता आ गई है, कैपिटलिज्म आ गया है, और कैपिटलिज्म जिस बेसिस पर डिपेंड है, जो आइडियोलॉजी उसकी है, वो है लिबर्टी यानी लिबरलिज्म। इसलिए आजादी आजादी आजादी। और जो हमारे टीचर हैं या जो हमारे माता पिता हैं, क्योंकि घर में भी यही है ना, कर्तव्य बनाम अधिकार, ऐसे सवाल हैं जो पूछे गए हैं। वो सवाल तब पूछे, समझ गए? तो चूंकि वो समाजवादी मानसिकता से ज्यादा हद तक प्रभावित है, क्योंकि जैसी देश के अंदर व्यवस्था होती है वैसी ही हमारी सोच विकसित होती है, और जैसी हमारी सोच विकसित होती है वैसा ही हमारा डिसीजन होता है, और उन्हीं चीजों को, उन्हीं वैल्यूज को हम ऊपर मानते हैं। इसलिए ये जनरेशन गैप नहीं, ये आइडियोलॉजिकल गैप हो गया। इसलिए स्कूल में टीचर के साथ बच्चों की और घर पे पेरेंट्स के साथ बच्चों का ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और जब आप ज्यादा दिन उसको दबाकर रखेंगे तो शक्ति की सत्ता ज्यादा दिन नहीं चलती। उसी का परिणाम कोचिंग इंडस्ट्रीज के दृष्टिकोण से देखा जाए, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेंगे, कोटा में बहुत आत्महत्या जैसी घटनाएं भी देखने को मिली, क्योंकि वहां पर मां बाप का भी प्रेशर होता है कि रिजल्ट चाहिए, मतलब रिजल्ट चाहिए। कुछ बात समझे क्या? अगला सवाल आपकी तरफ आ गया, क्यों आजकल पढ़ने लिखने वाले बच्चे इतने सुसाइड कर रहे हैं? ये सारे सवाल वो हैं जो पूछे गए हैं। बस समस्या यह है कि सवाल तो सब जगह मिल जाते हैं, उसका एप्रोप्रिएट और बैलेंस आंसर क्या हो दोस्तों, वो भी करने के लिए कला विकसित करनी पड़ती है। सिचुएशनल क्वेश्चन के केवल 4 टाइप होते हैं। पहला होता है आइडियोलॉजी के बेसिस पे, कि जब आप आंसर दे रहे हैं तो आपने आंसर दिया सुन रखा है ना, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। आपने जब आंसर देते हो कैपिटलिज्म से तो तुरंत वो काउंटर देते हैं सोशलिज्म से। तब आपको यह दृष्टिकोण पैदा करना पड़ेगा कि
कि सर जो मैं कह रहा हूं वो बात इस बड़े पोलाइटली यानी विनम्रता के साथ, सर मैंने जो फरमाया वो इस दृष्टिकोण से सही है, बाकी जो आप कह रहे हैं वो बात भी पूर्णतः उचित है सर, पर वो इस दृष्टिकोण से उचित है, अंततः हम दोनों की बातें तो सही हैं, दृष्टिकोण अलग अलग है, तो ये बैलेंस आंसर हो जाएगा। आनंद आ गया क्या ये बताएं, कुछ समझ में आया क्या क्या कैसे संभालना है इंटरव्यू को। अगली बात, मान लीजिए जो दूसरा केस स्टडी का मामला होता है वो होता है एक भावनात्मक मुद्दा और एक बौद्धिकता का मुद्दा। कैसे? दक्षिण भारतीय राज्यों में भाषा का मुद्दा बहुत तगड़ा है। आप आए एजुकेशन पॉलिसी पे, आपने कहा कि साहब वहां प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने की बात की गई, मदर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, कि एक तरफ तो आप लोकल लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि दक्षिण भारत में इस भाषा को लेकर विवाद चल रहा है, तो आप तो खुद ही ऐसी व्यवस्था कर रहे हो कि आगे भी विवाद बना रहे। सही है या नहीं है? हम दोनों बातों को डिफेंड करेंगे यानी दोनों बातों को संभालेंगे। कैसे संभालेंगे? सर जो प्रावधान किया गया है वो विधिक प्रावधान है, लीगल प्रोविजन है। यही नहीं, संविधान ने भी अनुच्छेद 350 बी के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी भी भाषा के साथ अगर वो माइनॉरिटी की भी है तो भी उसका प्रिजर्वेशन हो। एम आई राइट और नॉट? तो ये किया जाना संवैधानिक और वैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल दोनों पर्सपेक्टिव से सही है। लेकिन अब अगला बात, कुछ समझे क्या? मैं पहली बात को डिफेंड कर ले गया हूं, लेकिन अगर यह भाषा का मुद्दा महाराष्ट्र मराठियों के लिए, बिहार बिहारियों के लिए, तमिल तमिलों के लिए होगा तो गलत है, क्योंकि भारत भारतीयों के लिए था। और यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात दयानंद सरस्वती ने भी कही थी। बात समझे या नहीं समझे? बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? और बोले फिर क्या करें? बोले सर भाषा, संस्कृति, सभ्यता, लिपि, भाषा, सभ्यता, संस्कृति किसी भी व्यक्ति के भावनात्मक मुद्दे होते हैं जिसमें सबकी भावना अलग अलग होती है और हमें प्रत्येक व्यक्ति की भावना का सम्मान करना चाहिए। यानी भावनात्मक मुद्दे ऐसे मुद्दे होंगे जिसमें सबका अलग अलग दृष्टिकोण होगा, हमें सबका दृष्टिकोण मानना पड़ेगा। लेकिन अगर यही भावनात्मक मुद्दा, यही भाषा का मुद्दा अगर अलग महाराष्ट्र, अलग बिहार, अलग मिजोरम इसकी मांग करेगा तो वहां पर यह भावनात्मक मुद्दा तार्किक मुद्दा बन जाएगा, तर्क का मुद्दा बन जाएगा। उसका समाधान शक्ति, पहले समझाइश, फिर शक्ति और फिर शक्ति के साथ होगा, क्योंकि एक देश अखंड भारत मतलब अखंड भारत। बात समझ ले गए क्या? यानी जब तक आपकी भावना का मुद्दा देश की एकता, अखंडता को डिस्टर्ब नहीं करता तब तक आपकी भावना का पूरा सम्मान है। और अगर वही मुद्दा वो आता है तो यही भावनात्मक मुद्दा तार्किक मुद्दा बन जाता है। ऐसे आपको आपके सिचुएशनल यानी सिचुएशनल क्वेश्चन की कितनी कैटेगरी बताई मैंने? 3 आपके एग्जाम के लिए। पहली कैटेगरी क्या है? या तो पूंजीवाद बनाम समाजवाद का डिबेट, यानी एक तरफ पैसा ही पैसा है कि हम तो ये फ्री भी चला रहे हैं, सरकारी योजनाएं, ये दे दो, मुफ्त अनाज दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, देना पड़ेगा क्योंकि भारत कल्याणकारी राज्य है। और अनुच्छेद 37 और 38 स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि भारत कल्याणकारी राज्य है, यानी वेलफेयर स्टेट है, देना पड़ेगा। कुछ बात समझ गए क्या? कैसे मैं अपने आंसर को अपने तर्कों के द्वारा, हवा में कोई बात नहीं करनी है, इंटरव्यू में लॉजिक देना है। और लॉजिक आपको अगर कोई पॉलिसी का इसका मैटर है तो आपको मिलेगा संविधान की प्रस्तावना पे दिमाग लगाओ क्या कहती है। आप दिमाग लगाओ डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी 36 से लेके 51 तक क्या कहते हैं, और आप दिमाग लगाओ आपका मूल कर्तव्य क्या है। मान लीजिए अगला सवाल, कॉलेज इंटरव्यू कि आप महिलाएं हैं, अधिकांश हम देखते हैं कि महिलाएं आती हैं कॉलेज में या कहीं पे भी नौकरी लगती हैं, शादी करती हैं और मैटरनिटी लीव पर चली जाती हैं। अरे हाँ या ना? तो बोले इससे तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। और बोले पुरुष भी नाराज है इस बात से कि इनको महिलाओं को तो मौज 6 महीने की और हम यहां पे इनका क्लास पढ़ाएं। तो बताएं क्या करेंगे? सर करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 42 खुद कहता है मैटरनिटी रिलीफ दी जाएगी, और संविधान का अनुच्छेद 51A सब क्लोज ई कहता है स्त्रियों के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण रखें। मेरी गारंटी है वो कह देंगे अब आप पूछिए। समझ में आ गया क्या बात? करना पड़ेगा। हर देश की विधि, संविधान को आपको हमेशा सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि सर अनुच्छेद 14 कहता है
समान परिस्थिति में समान संरक्षण, उनकी परिस्थिति अलग है इसलिए उनका संरक्षण अलग है, पुरुषों की परिस्थिति अलग है इसलिए संरक्षण अलग है। पेटी पैक, इसके बाद कोई सवाल नहीं होगा। एम आई राइट और नॉट? बात समझे या नहीं समझे? आपको आपके पर्सपेक्टिव को डेवलप करना पड़ेगा। आपको एक पक्षीय की जगह बहुपक्षीय, मेन बात जो आप इंटरव्यू में लेने आते हैं ना, वो ये लेने आते हैं सोचूं कैसे किसी भी क्वेश्चन में। देखो फैक्चुअल सवाल में एक बात कहता हूं, आएगा वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो बात ध्यान से समझ लीजिए। नहीं आए 5 सवाल के जवाब, मुझे भी नहीं आए थे फिर भी अच्छे नंबर मिलते, लगातार 5 सवालों के जवाब, टोटल फैक्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है, वहां पे ये क्या गया, कितनी डेट को गए थे, ये कोई सवाल है क्या? नहीं है। छठा सवाल इतना जोरदार आया। अब मेन बात, मान लीजिए आपको 5 सवालों के जवाब लगातार इंटरव्यू में नहीं आए। इससे भी पहले जाता हूं, इंटरव्यू की तैयारी 3 फेज में। सबसे पहले इंटरव्यू से पहले क्या करें, उसके बाद इंटरव्यू के दिन सुबह क्या करें, और उसके बाद इंटरव्यू रूम में क्या करें। ये 3 सबसे मेन स्टेप है। सबसे पहले इंटरव्यू से 1 दिन पहले तक आप आपकी नॉलेज जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड है, पिछले मैक्सिमम रेंज ले लो 1 महीने का न्यूज़पेपर। यहां तक मेरे साथ हो नहीं, अरे हाँ या ना तो बोलो। उस न्यूज़पेपर को ले लो, उसके वो देखिए और फिर सवाल कीजिए। पहला तो मोटा मोटा कैसे भी, कभी भी कोई 2 मुद्दों, 2 लोगों में डिबेट है, जैसे जस्टिस वर्मा पर महाभियोग, संविधान का अनुच्छेद 124(4) क्या कहता है, अगर ये हाई कोर्ट के जज है तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह इन पर क्यों चल रहा है, क्योंकि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 कहता है दोनों के लिए प्रोसीजर सेम होगा। अच्छा होगा तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव, चलो अब तो हो गया, यहां तक मेरे साथ हो, उपराष्ट्रपति का पद भारत में रखा ही क्यों गया, यानी ऐसे मुद्दे पर आप विचार कीजिए। वहां तक ये काम कीजिए इंटरव्यू से 1 दिन पहले। हर दिन अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर रखिए। अब बात आती है इंटरव्यू के दिन सुबह क्या करें। इंटरव्यू के दिन सुबह उठते ही पहले मैंने कई बार कई स्टूडेंट्स का देखा, कुछ पन्ने बनाए हुए होते हैं, उनको रट्टा मारने में लगे रहते हैं। कतई ये काम नहीं करना है, ये मेरे मौलिक विचार है। हो सकता है आप सहमत हो या नहीं हो, अगर सहमत हुए तो इसका परिणाम भी आपको मिलेगा। इंटरव्यू के दिन सुबह जब उठो उसके बाद से कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके माइंड को चीजों को रिकॉल करने के लिए आप कुछ टाइम तो दीजिए। मेंस के पेपर में ऐसा होता है, लिखना होता है, लेकिन जहां आपको सोचना होता है वहां आपने एक बात यह ध्यान दी, जो चीज आप 2 घंटे पहले पढ़े होते हो वो दिमाग में सबसे फ्रेश होती है या नहीं होती? उस लेयरिंग के नीचे वो चीजें इतनी दब जाती है कि वो चीजें रिकॉल नहीं हो पाती। तो माइंड को नेचुरल प्रोसेसर की तरह काम करने के लिए कहा जाता है मिनिमम 4 से 6 घंटे चाहिए होते हैं। तो वो 4 से 6 घंटे आप आपके माइंड को जरूर दें ताकि वो कंप्यूटर की प्रोसेसर की तरह ठीक से काम कर पाए। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ सेकंड थिंग इज दैट जैसे ही आरपीएससी में चले जाओ तो सबसे पहले जो इंटरव्यू दे चुका उससे या फिर यहां पर अपने टीचर से जिनका 6 तारीख को है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, उनको पहले ही तैयार कर लो। क्योंकि अगर एक भी चीज, छोटी भी चीज आपको इरिटेशन पैदा कर दी ना, तो साइकोलॉजी कहती है 12 घंटे कम से कम लगते हैं उस इरिटेशन को खत्म होने में, और वो 12 घंटे अगर नहीं हुए तो फिर निपट गया इंटरव्यू। बात समझ में आई है नहीं आई? ऐसा इरिटेशन वाला कोई भी काम नहीं करना है। पहले ही चेकलिस्ट देख लीजिए, डेफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए थे उसकी पहले ही फोटोकॉपी करवा लो। पहले ही जो भी आप गजेटेड ऑफिसर से एक जगह ऑथराइज करवाना पड़ता है वो करवा लो। पहले ही सारे काम कर लो ताकि इंटरव्यू से 1 घंटे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब आपको कोई नया ताजा स्ट्रेस ना मिल जाए। अगर मिल गया तो काम फ्री हो गया है। इसलिए पहले ही सावधान रहो, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बात समझ लगे? तीसरी बात, इंटरव्यू रूम में जाने के बाद, जब आप इंटरव्यू रूम में जाएं तब नहीं, जब सुबह उठे तभी से। ये ऐसी बातें जो मैंने खुद ने अपनाई, आजमाई और सच में उसका बहुत फायदा मिला। सुबह उठते ही पहले खुद से कहें आज का दिन मेरा है और दुनिया की कोई ताकत आज का दिन मेरे से नहीं छीन सकती, क्योंकि जिसे सुनकर खुशियों से रो पड़ेगी आंखें तेरी, आसमानों से वो खबर भी आएगी आज मुट्ठी में तेरे रेत है तो क्या इस समंदर में तेरी भी लहर आएगी। बस खुद को विश्वास दिलाना, सुबह उठते
ही पहले आज का दिन तेरा है। हर 10 मिनट में खुद से कहना आज का दिन तेरा है, दुनिया तेरे हाथों में है। कदम चूमेगी दुनिया, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी। आज नहीं तो कल नहीं होगा, पर मैं अपना बेस्ट दूंगा और जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा। इंटरव्यू रूम में एंट्री लेने से पहले आप खुद को विश्वास दिलाएं, आंख बंद करके खुद से बात करें सिर्फ 1 मिनट। पता होता है अब हो गया, मेरा ही नंबर है, पता है ना कि दुनिया में जो सबसे बड़ी कायनात है मेरे माँ बाप, क्योंकि आसमान से बड़े पिताजी और धरती से बड़ी माँ वो मेरे साथ है। और तेरे पास सब कुछ होगा, मेरे पास मां है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। और भगवान से जैसे ही गेट पर जाओ हाथ जोड़कर, क्योंकि दोस्तों वास्तव में इतनी बड़ी ताकत है ये भगवान शब्द जिसमें विश्वास है, बहुत बड़ा विश्वास कि भगवान अब थारे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाना तेरो काम जाने। और उसे कहो अब मैं नहीं जा रहा, चलना तू भी साथ ही, मैं भी। ये बातें आपको मजाकिया लग सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन एक बार आजमाकर देखना, आप खुद विश्वास करेंगे एक अदृश्य शक्ति आपके इर्द गिर्द आपके साथ है, ये आप खुद महसूस करेंगे। ये बातें इंटरव्यू की। और जो सबसे बड़ी बात इंटरव्यू रूम की जो है वो सुन लीजिए, नहीं आया 5 सवाल का जवाब, कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। 6ठे सवाल में आएगा, 7वें में आएगा। लेकिन आप जो गलती करते हैं वो सुन लो, जिन 5 सवालों का जवाब नहीं आया, जिनका टाइम जा चुका, 6ठे सवाल को आधे माइंड से सुनते हो और आधे माइंड से 6ठा सवाल सुना और 5 सवालों की इधर प्रोसेसिंग कर रहे हो। अरे बिल्कुल वही होगा जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि तुम भी इंसान हो और मैं भी इंसान हूं, वही होगा। और यही चीज होती है गाइडेंस। सवाल लेने के लिए इंटरव्यू में मत आना, सवालों को संभाला कैसे जाए वो लेने इंटरव्यू में आना। और मैंने आपको कहा था अगले आधे घंटे बाद आपकी सोच बदल जाएगी कि प्रॉब्लम कहां है। तो वहां प्रोसेसिंग मत करो यार, वो चला गया जाने दो। और इस डिप्रेशन में, इस प्रोसेसिंग में आधे दिमाग से सवाल सुनते हो, आधे से जवाब देते हो, तो अगले सवालों का भी ठीक से जवाब नहीं दे पाते हो और खुद का इंटरव्यू बिगाड़ लेते हो। इसलिए आपका इंटरव्यू बिगड़ता है। माइंड में कोई जिस समय जिस सवाल का जवाब दे रहा हूं सिर्फ उसी जवाब की प्रोसेसिंग करूंगा, पैरेलल माइंड में कोई थॉट नहीं चलेगा। बाई चांस फिर भी आ जाए तो एक ही बात खुद को कहना, अपना टाइम अगले सवाल में आएगा। विश्वास रख आशीष, अपना टाइम आएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आपका इंटरव्यू बहुत बेहतर होगा। 10 सवाल आपसे पूछे, 8 का आप जवाब नहीं दे पाए, तो अगर 2 का भी बहुत जोरदार दे गए ना तो आनंद आ जाएगा आपको भी। बाकी बात करेंगे जब आपका रिजल्ट आएगा तब। ऐसे आपको इंटरव्यू को संभालना है। कंक्लूड करता हूं, पहली बात जो थी वो थी आपका डिस्ट्रिक्ट, दूसरी बात जो थी वो थी आपकी हॉबी, तीसरी बात जो थी वो थी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। एक एक उसके आर्ग्यूमेंट आप तैयार कर लो। चौथा था सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, ये हो रहा है, बताओ आप होते तो क्या करते, बताओ स्कूली शिक्षा में दिक्कत क्या है, बताओ कॉलेज शिक्षा में क्या प्रॉब्लम है। कोई बता सकता है कॉलेज शिक्षा में क्या प्रॉब्लम है जो आपने सोच लिया हो, इंटरव्यू दे रहे हो ना। कॉलेज एजुकेशन में वर्तमान समय में कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसके संभावित समाधान आपके पास क्या होंगे। बड़ी विनम्रता से कहें सर मैं पूरे सिस्टम को तो बदल नहीं पाऊंगा या नहीं बदल पाऊंगी, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर ये बदलाव करूंगी और अपने विद्यालय के प्राचार्य से, प्रिंसिपल से बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग में या जो भी कॉलेज कमिश्नरेट में मीटिंग होती है वहां बड़ी विनम्रता से अपनी बात को पहुंचाऊंगा या पहुंचाऊंगी। बात समझे क्या? क्योंकि आप कोई पूरा आमूल चूल परिवर्तन करने वाले बनने वाले नहीं है, लेकिन पहल तो कर ही सकते हैं ना। और मैं ये सुधार करूंगी। और सुधार में जो सबसे पहला सुधार है, पहले समस्या बता दो फटाफट, फिर कंक्लूड कर देंगे, अपनी बात समाप्त कर देंगे। सर बड़े वैसे देख रहे हैं मेरी तरफ कि तेरा टाइम पूरा हो गया, लगभग 40-45 मिनट तो हो गए होंगे। हाँ धन्यवाद सर, ठीक, मतलब पूरा सर आज पूरा गीला करके भेजेंगे यहाँ से, ठीक है। anyway, ये मजाक की बात। हाँ
बहुत कम है, उसके लिए जिम्मेदार टीचर है। आगे नेक्स्ट, मैं बता रहा हूं, आप जवाब दोगे, इधर से सवाल आएगा अगला, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, या आप ही का कोई जो सीनियर है वो रिस्पॉन्सिबल है, और कोई बिल्कुल बेस्ट चीज, सबसे बड़ी चीज, स्टूडेंट आते ही नहीं है। सवाल इज दैट आते क्यों नहीं है। नेक्स्ट, और दूसरी समस्या, हर चीज पे 3-3 4-4 समस्याएं और उसका समाधान। इंटरव्यू है भाई 6 तारीख से। जी प्लीज बैठे बैठे बोले प्लीज। हाँ बताएं, वहां क्या दिक्कत है। अच्छा, भरतपुर के बारे में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भरतपुर को भरतपुर क्यों कहते हैं। हंसो मत, ऐसे सवाल हैं जो अभी भी इंटरव्यू में पूछे गए हैं। भरतपुर को भरतपुर क्यों कहते हैं, भरतपुर की संभावनाएं बताइए, भरतपुर की भाषा कौन सी है, राजा सूरजमल कौन थे, राजा सूरजमल को इतना वीरता का दर्जा क्यों दिया जाता है, भरतपुर के किले में ऐसी क्या बात है किसी से भी नहीं टूटा। वो बड़ी बड़ी बातें जिसको आम आदमी भी जानता है, उसके इर्द गिर्द चीजें और सवाल होते हैं। भरतपुर के अंदर ऐसा क्या है कि महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है, क्यों आज भी ज्यादातर भरतपुर, झुंझुनू, इन एरियाज में आप देखते हो पितृसत्तात्मक मानसिकता बहुत ज्यादा है, महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा जाता है। क्यों समझा जाता है बताओ। इन सब के जवाब हमें तैयार करने हैं। वाई नॉट हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है। भरतपुर के लिए गर्व की बात क्या है, राजा सूरजमल और वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल साहब। गर्व की बात है हमारे लिए, उसमें क्या दिक्कत है। अपने प्रदेश से, अपने क्षेत्र से गर्व करना चाहिए, लेकिन दूसरे के प्रदेश या क्षेत्र को हीन नहीं समझना चाहिए। तभी ये क्षेत्रवाद अच्छी बात है, क्षेत्रवाद लोगों को बांधे रखता है। लेकिन जब ये क्षेत्रवाद यानी रीजनलिज्म जब राष्ट्रवाद के ऊपर आ जाए तो हानिकारक होता है, क्योंकि नेशन फर्स्ट, भारत सबसे पहले, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं ज्योग्राफी पे, पकड़ ले गए बात को। हाँ जी जी जी, ताऊ संस्कृति, एग्जैक्ट बोले ताऊ संस्कृति। हाँ बिल्कुल, जब भी कभी ऐसे चीज पूछे, इन्होंने सवाल पूछा कि सर बालिका लिंगानुपात की प्रॉब्लम जहां भी है, ओवरऑल करते हैं, पर्टिकुलर किसी पे कमेंट नहीं, किसी जिले पे नहीं, क्योंकि ये वहां इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछ लेते हैं। नहीं आप बोल रहे हैं पर मेरे को तो ओवरऑल आंसर देना पड़ेगा ना, आपकी बात नहीं गई मेरी जाएगी, ठीक है। एनीवे, हमेशा हर प्रॉब्लम को 3 दृष्टिकोण से देखें। प्लीज ऐतिहासिक रूप, अच्छा आप जवाब देंगे। अच्छा हाँ, ऐतिहासिक रूप से क्या प्रॉब्लम थी अभी बताएंगे, ठीक। बाद में आधुनिक भारत में क्या प्रॉब्लम हुई और वर्तमान समय में क्या प्रॉब्लम है। 3 दृष्टिकोण से सोचे किसी भी प्रॉब्लम को तो आप पेटी पैक कर दोगे मामले को। ऐतिहासिक रूप से यह प्रॉब्लम थी कि पश्चिमी राजस्थान से ही विदेशी आक्रांत आते थे। इस बात को कहने में कोई दुहाई नहीं है कि पर्दा प्रथा जब प्रारंभ की गई तो उसका औचित्य संभवतः, एक शब्द यूज करें संभवतः, प्रोबेबली सही रहा होगा, क्योंकि विदेशी आक्रांताओं की जिस पर नजर पड़ जाती थी उसके साथ साथ इतना घिनौना काम होता था, शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए अपना पिता, अपनी मां ये नहीं चाहती मेरी बेटी के साथ या मेरी बहन के साथ कभी ऐसी घटना घटित हो, इसलिए उसे जन्म के समय संभवतः ये कारण रहे होंगे पर्दा प्रथा के और शायद कन्यावध के। इसलिए वर्तमान में उसके कारण अलग है। बात समझे या नहीं समझे। विदेशी आक्रांता जिन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया, क्योंकि हम ही वही थे जो अपाला, लोपा, मुद्रा, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी, हमी ने ये बेटियां दी थी। तो ऐसा क्या विकृतता आई, क्या डिफॉर्मेशन हुआ कि हम ऐसा करना चालू कर गए। इसीलिए कहेंगे हम क्या थे और क्या हो गए अभी। आओ मिलकर विचारें इस बात को सभी। दैट्स द इंपॉर्टेंट रीजन जो पहले था, लेकिन बाद में वर्तमान में ये आया। सर पहली बात जो है वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी है, बेटे को बुढ़ापे का बीमा मानने की मानसिकता। दूसरा बात, बेटी पर किया गया इन्वेस्टमेंट का लाभ किसी दूसरे घर को मिलेगा। तीसरी बात, बेटे द्वारा अंतिम संस्कार की अनिवार्यता के बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। ये सांस्कृतिक पूर्व धारणाएं
पूर्व धारणाएं, सही कहेंगे पूर्व धारणाएं, ऐसे शब्द आप यही तो शब्द लेने हम इंटरव्यू में जाते हैं, बाकी करने क्या जाते हैं। सवाल और जवाब जरूरी नहीं वही हो, लेकिन संभाला कैसे जाए ये है। अब इसका कोई आर्थिक पक्ष भी है। आर्थिक पक्ष जो है सर कि पहले क्या था, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए पैदा होने के बाद मारी जाती थी। बाद में टेक्नोलॉजी, सोनोग्राफी मशीन नाम की चीज आ गई, जिससे पहले ही लिंग परीक्षण कर लिया जाता है। लेकिन सरकार ने सख्ती से वो करते हुए पीसीपीएनडीटी एक्ट में परिवर्तन किया, और अगर कोई भी ऐसा करता है तो गैर कानूनी है। इन सब चीजों के बावजूद भी आज भी हम देखते हैं कि चीजें येन केन प्रकार सामने आई जाती है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण सांस्कृतिक के साथ जो बड़ी बात है वो ये है, बेटी का लाभ किसी और को मिलेगा। अगली बात जो सबसे बड़ी समस्या हुआ है दहेज प्रथा। ठीक है, एक पिता दहेज दे भी दे, लेकिन क्या दहेज के लोभी और लालची जो इस बात पर दहेज को सिद्ध कर देते हैं कि ये तो सामाजिक मान्यता है, सब कर ले तो क्या दिक्कत है, उसके आधार पर उसको ये डर कहीं ना कहीं हो सकता है कारण हो, लगता होगा दे भी दिया तो क्या भविष्य में भी इस आदमी के लालच को मैं पूरा कर पाऊंगा क्या इतना देने के बाद भी क्या मेरी बेटी जिंदगी भर सुकून या सुखी रहेगी क्या। इन्हीं सब चीजों का ताना बाना मिला करके ये परिणाम हमारे सामने आते हैं। इज दैट क्लियर? पहले एग्जैक्टली राइट। ये दूसरी प्रॉब्लम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यही बात की गई है। व्यावसायिक प्रोफेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा पर बल। और इंपॉर्टेंट थिंग अब मैं देता हूं समस्या और समाधान, फिर कंक्लूड करूंगा। सर भी बैठे हैं, सर का भी समय आएगा। इसीलिए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर व्यावसायिक शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा पर बल दिया गया, कौशल आधारित शिक्षा पर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसकी तरफ आज तक इस एग्जाम के मेंस को पास करने के बावजूद भी तुम्हारा भी ध्यान नहीं गया होगा, वो है आप पढ़ते नहीं, आप रटते हो। आनंद आ गया क्या? यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस दिन मैं अपने कॉलेज के अंदर किसी तथाकथित कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है ना, उससे तगड़ा पढ़ाना चालू कर दूंगा ना, तो वही बच्चा कोचिंग की जगह कॉलेज में आएगा। कमी मुझ में है सर। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, ऐसा क्या क्रांति लाओगे भाई, बताना क्या क्रांति लाओगे? हाँ, ऐसे ही ढंग से पूरा कॉन्फिडेंस फ्री कर देते अगले काउंटर सवाल में, पूरा कॉन्फिडेंस गया। अच्छा, कौन सी क्रांति लाओगे? आप समझिए मैं क्या लाऊंगा, ज्योग्राफी पर आता है सर। मैंने मान लीजिए बाई चांस पढ़ा है विश्व की, बहुत छोटी सिली बातें हैं लेकिन 2-4 एग्जांपल देंगे बहुत छोटे, कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। कौन बताएगा विश्व की सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर ऑफ द नाइल क्या है? रुक जाओ, नाइल क्या है? आगे ना, हाँ, यही कला में चूक होती है, इसी को कला चूक कहते हैं। ठीक है, अब जिंदगी में कभी नहीं होगा सर। मैं उस बच्चे को बताऊंगी क्योंकि वो जस्ट 12वीं पास करके आया, और कई बार स्कूली शिक्षा में भी प्रॉब्लम होती है कि जिस ल से लंबी होता है, जिसके नाम में ल आ रहा है वो सबसे लंबी नदी है। अमेजन के नाम में ल नहीं आता, नील नदी के नाम में ल आता है, इसलिए नील नदी सबसे लंबी है और अमेजन नदी सबसे बड़ी है। इससे उसमें क्यूरियोसिटी पैदा होगी। सर मैं एंडीज और हिमालय की तुलना करके बताऊंगा या बताऊंगी। हिमालय में एच आता है यानी इसकी हाइट ज्यादा है, एंडीज में एच नहीं आता, इसका मतलब ये सबसे लंबा पर्वत है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। सर मैं एकांका गुहा बताऊंगा कि व्यक्ति कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि एकांका गुहा के नाम में ए आ रहा है, इसका मतलब ये अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है। और एकांका गुहा खुद कहता है एकांका गुहा, एकांका गुहा, एकांका गुहा, एक का अंत हुआ, इसका मतलब ये साइलेंट वोल्केनो है, इसका मतलब ये मर चुका है, इसलिए इसका अंत हो गया है। उसमें क्यूरियोसिटी पैदा होगी। मैं उसको एटलस के बारे में बताऊंगा या बताऊंगी। एटलस का मतलब ए से अफ्रीका हो गया, टी से टॉपकाल हो गया, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। मैं स्पीडी इसलिए चल रहा हूं क्योंकि सब ज्योग्राफी के विद्वान हो, मेरे से ज्यादा जानते हो, इसलिए थोड़ा स्पीडी बता रहा हूं। ए से अफ्रीका है, टी से टॉपकाल है, और ए से अल्जीरिया है, टी से ट्यूनीशिया और एक मोरक्को और ऐड कर लूंगा। इन देशों में फैला हुआ है। सर मैं उसको एल्ब्रुस के बारे में बताऊंगा या बताऊंगी। मैं कहूंगी एल्ब्रस, 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 एल्ब्रस। रस को रशिया बोल दे, रस को रसिया बोल दे तो ये रूस के अंदर है, और एल्ब्रस को एल्ब्रस काकेशस, एल्ब्रस
काकेशस, तो उसको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। अगर सवाल भी वही है, जवाब भी वही है, तो वो ये स्टाइल लगा के आंसर ढूंढ सकता है, उसमें जिज्ञासा पैदा होगी। और अगली बात, सर अगर मुझे काली मिट्टी के बारे में बताना है कि भारत में काली मिट्टी मिलती है, उससे पहले जाता हूं सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, भारत से कहां एंट्री मारती है, चंबल कहां से उद्गमित होती है, राजस्थान में कहां से एंट्री मारती है, इस पर कौन सा जलप्रपात है, तो सर मैं कहूंगा जैसे चंबल होता है, जैसे चौरासीगढ़ होता है, जैसे चित्तौड़गढ़ होता है, जैसे चूलिया होता है, उसको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। सर मैं बात करूंगा जैसे चावल होता है, जैसे 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, जैसे चीन फर्स्ट है, जैसे चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी में चावल होता है, 24 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान चाहिए होता है, चावल ज्यादा पानी वाले क्षेत्रों में होता है, क्योंकि फिर मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि गंगा नदी के क्षेत्र में हो रहा है। कुछ बात समझ में आई क्या? ऐसे मैं क्यूरियोसिटी पैदा करूंगा, जिज्ञासा पैदा करूंगा, जिज्ञासा पैदा करूंगी। अब मैं बात पे आऊंगी कि कैसे काली होता है, कैसे कपास होता है। दक्षिण भारत में ही काली मिट्टी इसलिए मिलती है क्योंकि ज्योग्राफी के विद्वान हो, ये पेनिनसुलर प्लेटो था, पेनिनसुलर प्लेटो गोंडवाना लैंड से अलग होकर के आया था। क्रिटेशियस में इसके पास में रीयूनियन आइलैंड था जिससे हॉट स्पॉट बना, इन्हें दरारी उद्भेदन से ज्वालामुखी निकला। जब दो प्लेट के बीच में अगर कोई दूरी हो तो वहां से फिशर टाइप इरप्शन निकलता है। दरारी उद्भेदन जो लावा निकलता है उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, सिलिका की मात्रा जिसमें कम होती है वो पतला और थोड़ा मतलब गाढ़ा कम होता है, इसलिए वो फैल जाता है। इसलिए दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। इस पठार के अपक्षय और अपर्दन से, अपक्षय का मतलब बताऊंगा सर, अप यानी अपनी ही जगह पर, अप यानी अपनी ही जगह पर, क्षय यानी कम होना, खत्म होना, अपक्षय कहलाता है। जबकि वो अगर अपक्षय के रनिंग कर गया, रन यानी अपर्दन, रन यानी अपर्दन अगर चला गया तो वो अपर्दन होता है। इससे काली मिट्टी मिलेगी। सर मैं बच्चे को बताऊंगा कि तूने कभी बचपन के अंदर दिवाली का टाइम मारा है, कभी लोहे का गेट साफ किया होगा। अगर लोहे के गेट पे पानी डालते हैं तो नीचे हम देखते हैं कि लाल 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 कलर का मिलता है, यानी इसके अंदर काली मिट्टी में टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट है। मैं ये भी बताऊंगा कि ये टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट कहां से आया। मैं ये भी बताऊंगा कि लावा दुर्बलता मंडल से क्यों निकलता है। मैं ये भी बताऊंगा कि दुर्बलता मंडल क्या होता है। फिर मैं ये बताऊंगा कि गेट धोया तो अगर कभी लोहे को धोते हैं क्योंकि इसमें मैग्नेटाइट है, इसको यहां प्रायद्वीपीय पठार को धो के आगे गोल लेके जा रहा है। सर गोदावरी, कृष्णा और महानदी नदी अरे लेके जा रही है ना, अगर ये लेके जाएगी तो ये लाल 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 गेट पे से होके निकलेगी, तो ये पानी के साथ जब आगे की तरफ वो मिट्टी फ्लो करेगी तो लाल कलर की हो जाएगी। उसी लाल कलर में जब और पानी डाल देता हूं जैसे महानदी डेल्टा, तो वो पीले कलर का हो जाता है। इसलिए महानदी डेल्टा में लाल पीली मिट्टी मिलती है। समझ गए क्या? उसमें अपने आप जिज्ञासा पैदा हो जाएगी। जिज्ञासा, ये जिज्ञासा पैदा करूंगा। अगर मेरे पढ़ाने में दम हुआ ना सर, तो बच्चा अपने आप आएगा और मैं कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने काम को पूरा करूंगा। सभी ऐसा कहते हैं। सर माफी चाहते होंगे, कहता होगा या कहते होंगे, पर मैं ऐसा ही करूंगा। हो सकता है बातें आपको आदर्शात्मक लगे, लेकिन हम इनको सिद्ध करेंगे, हम इनको सिद्ध करेंगे। सर के से काराकोरम होता है, के से केटू होता है, केटू काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। हर है या नहीं है? सर सिंधु, और मैं उसको कहूंगा 4 बार बोल, बोकरचू, यानी यहां से सिंधु नदी निकलती है और ध का मतलब धम चौक से वो धम करते हुए भारत के चौक में कूद पड़ती है। तो जिंदगी में नहीं भूलेगा कि सिंधु नदी कहां से निकलती है। राक्षस ताल को जरा पीछे से पढ़ना, राक्षस ताल को पीछे से पढ़ो। राक्षस ताल 3 शब्द पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? सताल। जय और जोड़ दे इसके आगे, क्या बन गया? खत्म। सर ये मॉडल में प्रॉब्लम है हमारे, हम चीजों को ना समझ नहीं रहे, जबकि वो शब्द ना कई बार खुद निकल के बोलते हैं, अरे बेटा मेरे को ऐसे समझ लेना, मैं खुद समझा रहा हूं, ऐसे समझ ले। यहां तक मेरे साथ हुए नहीं हो। सर मुझे गंगा की सहायक नदियां बतानी है, यूपीएससी पूछ रहा सवाल में, ये वहां नहीं बोले, नहीं पूछ रहा, इसी बार पूछा, बोले गंगा की ऊपर से नीचे यानी बाएं तट पर पश्चिम से पूरब नदियां बता दो। बोलो रामगंगा, बोलो ना एक बार रामगंगा। रामगंगा के पीछे का शब्द बोलो, क्या लिखा हुआ है? ग। बोलो ग से चालू करो, बोलो गोमती, फिर करो घ, बोलो घाघरा, गोमती घाघरा। रामगंगा के ग तो पूरा हो गया, उसके बाद में क्या? ग। अरे ग पे अंग की मात्रा है ना, गंगा, बोलो गंडक, और फिर पढ़ो महानंदा लास्ट वाली नदी है, बोलो हो गया सर याद। अगर ऐसी क्यूरियोसिटी जब मैं उसमें पैदा कर दूंगा या कर दूंगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, या तो नौकरी लग जाओगे या दूसरे को नौकरी लगाने के 10 रास्ते तुम खुद ढूंढ लोगे। बस ईमानदारी से मेहनत करना, और धरती का आखिरी इंटरव्यू नहीं है,
ये भी खुद पर विश्वास रखना कि ये आखिरी नहीं है, या तो सेलेक्ट हो जाऊंगा या कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। ये कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा गेम है आपके अंदर, ये बहुत बड़ी बात है आपके अंदर। ये कॉन्फिडेंस आपको पैदा करना पड़ेगा, खुद के अंदर पैदा करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं 3 बार कावेरी कावेरी कावेरी। आप बताना कावेरी जैसी फीलिंग कौन से शब्द में आ रही है? बोलो 3 बार, बोलो कावेरी कावेरी कावेरी। ये ऐसी जिज्ञासा सर मैं बच्चे में पैदा करूंगा तो जो उसका ड्रॉप आउट है ना, जो कॉलेज बंक है ना, वो रुकेगा। हालांकि 80% बच्चों के कॉलेज बंक का कारण यह है, लेकिन 20% बच्चों के कॉलेज बंक के कारण और भी होते हैं। तो मैं उन बच्चों का एक बहुत अच्छा दोस्त बनूंगा, एक अच्छे दोस्त की नाते मैं उन्हें समझाऊंगा कि तेरे भविष्य का भी दिशा और दशा तय होगी, इसलिए तू कॉलेज आया कर। 6 दिन पूरा कॉलेज आ, जिस दिन छुट्टी होती है, क्योंकि सर ये बच्चों की जो 15 से 25 साल की उम्र होती है ना, ये थोड़ी साइकोलॉजी भी कहती है, थोड़ी भटकाव और बदलाव वाली उम्र होती है। तो मैं एक अच्छे दोस्त के नाते उसकी काउंसलिंग करूंगा और उसको समझाऊंगा। अच्छा, स्कूलों में और यहां पर इतनी सारी सुसाइड होती है, आप रोकने के लिए क्या करेंगे? सर सबसे बड़ी बात, मैं अपने कॉलेज में एक एक स्टूडेंट के बदलते बर्ताव पर नजर रखूंगा जितना संभव हो सके। मजा आ गया क्या? जब भी कोई भी आदमी या औरत या लड़का या लड़की आपके इर्द गिर्द देखे जिसने भी ऐसा कदम उठाया है, उसके व्यवहार में बदलाव शो होगा। अगर व्यवहार में बदलाव शो हुआ है तो मैं उसके कारण को एक अच्छा दोस्त बनकर जानने की कोशिश करूंगा या करूंगी, लड़की है तो करूंगी, और मैं उसमें इतना विश्वास जगाऊंगी कि वो अपने मन की बात हमसे कर ले। वर्तमान सोशल मीडिया के युग में रील बहुत है, फील खत्म हो गई सर। वो विश्वास मेरा उस बच्चे में जगाना होगा, और अगर मैं एक की भी जिंदगी बचा पाई या बदल पाई तो मैं मानूंगी कि मेरी जिंदगी धन्य हो गई और मेरी लाइफ सफल हो गई। ऐसे तार्किक जवाब, ये नहीं आप 100 कर दोगे 1000 बदल, नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, लेकिन तार्किक बात करनी है। कैसी बात करनी है? तार्किक बात करनी है। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो। और मुझे उस बच्चे को एक एहसास दिलाना पड़ेगा। तीसरी वजह, या तो उसके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जो बता नहीं पा रहा, यहां पे चीजें हैं जो मैं बोल नहीं सकता, और हर घर की एक ही कहानी है, मोरलेस ये मानिए, इसकी वजह से वो परेशान होगा। या हो सकता है सर आजकल ऑनलाइन गेमिंग का जमाना ऐसा आया कि उसकी वजह से कोई बात हो गई होगी इसलिए वो होगा। या हो सकता है सर उसके किसी एग्जाम में कम नंबर आ गए होंगे तो वो इसको ही अपनी जिंदगी का एंड मान रहा होगा। तो मैं इन तीनों ही बातों में उसको रियलाइज या एहसास कराऊंगी कि लाइफ में एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं होता है। जिंदगी हजारों मौके देती है, क्योंकि पाप का पुण्य में विश्वास बदल सकता है, मौत का बेरहम इतिहास बदल सकता है। खुद पर भरोसा ही अगर कर लो तुम, यह तो धरती है, आकाश बदल सकता है। बस आप में प्रॉब्लम यह रही कि आपको टाइम पर गाइडेंस नहीं मिली। नहीं, आज संभवतः आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने के लिए यहां बैठे होते, लेकिन कोई एग्जाम कम नहीं होता है। हर एग्जाम की अपने आप में इंपॉर्टेंस है, हर व्यक्ति अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसलिए यह भी आपको शिद्दत के साथ करना है, और आपको बच्चे की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है, खुद की भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है। फाइनली यही कह के कंक्लूड करूंगा अपनी बात को। मैंने आपको ज्योग्राफी का भी ओरिएंटेशन दिया, ज्योग्राफी के बेसिक्स भी मजबूत कीजिए कि हिमालय पश्चिम से पूर्व है, रॉकी उत्तर से दक्षिण है, एंडीज उत्तर से दक्षिण है। यह उत्तर से दक्षिण क्यों है? हिमालय पूर्व से पश्चिम क्यों है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल में ही क्यों मिली? कभी सोचा क्या? ये ऐसे सवाल होते हैं जो जरूरी नहीं इंटरव्यू में पूछे जाएं, लेकिन अगर पूछ लिए जाएं और इनमें से एक का भी सवाल का जवाब आप दे दो तो आप ये मान के चलिएगा आपके 9 सवालों के जवाब नहीं देने के पाप धुल जाते हैं, 10वें सवाल में आप छक्का मार ले जाते हो। इसलिए आपको पूरा कॉन्फिडेंट रहते हुए सिचुएशनल सवाल के, करंट जवाब के, करंट ओरिएंटेशन के सवाल, इन सब चीजों के सवालों को सोचना है। एक तो डिस्ट्रिक्ट, एक हॉबी, वीकनेस, स्ट्रेंथ, आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी, हर डायमेंशन से सोचना, मैनली बेसिक कॉन्सेप्ट। और एक और मैं आपको हिंट दे देता हूं कि सर कभी मेरे को झीलों के बारे में बात करनी पड़ी तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जोर से बोलो। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? अरे सारे मिल बांट के एक दूसरे की मदद कर रहे हो, पेपर में भी ऐसे मदद कर रहे थे क्या? कौन सी? सबसे बड़ा पूछ रहा हूं, सैलिनिटी के हिसाब से ज्यादा नहीं पूछ रहा, वो सैलिनिटी लवणता के हिसाब से सबसे ज्यादा है। तुर्की की लेक कौन? कैस्पियन सी। अच्छा, इन दोनों में बड़ी कौन सी है? अब ना छोटी ना बड़ी पूछ लिया, सबसे बड़ी कौन सी है? अरे छोटी बड़ी नहीं पूछी, सबसे बड़ी पूछी है।
आगे आनंद सर, मैं क्यूरियोसिटी पैदा करूंगा बच्चे में कि सुपीरियर यानी सुपारी मीठी होती है या नहीं होती? वो कैस्पियन यानी कैप्सिकम का नाम सुना, शिमला मिर्ची है, तो शिमला मिर्ची यानी नमकीन है और सुपारी यानी मीठी है। अब ये तो सुपारी इतनी सी और मिर्ची इतनी बड़ी, दोनों बड़ी कौन सी है? दोनों बड़ी कौन सी है? मैं ऐसी जिज्ञासा, ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा करके 12th क्लास में पास आए बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं, ताकि उसमें अगर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी पैदा हुई तो वो अपने अध्ययन से अर्जन की तरफ और अर्जन से स्वावलंबन की तरफ बढ़ सकता है। अध्ययन से अर्जन, अर्जन और अर्जन से स्वावलंबन, ये अगर हम कर ले गए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ध्येय हासिल हो जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा कौशल आधारित पढ़ने का ही कौशल डेवलप कर देंगे, क्योंकि सारे शोषण का कारण यह है कि हमारा दिमाग विकसित नहीं है। जिस दिन यह विकसित हो गया उस दिन हम समझ पाएंगे, बच्चा भी समझ पाएगा उसका शोषण कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। बस यही हम पीछे रह गए और यही हमारी शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रह गई। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो? फाइनली फिर भी मानिए, इतना करने के बाद भी नहीं होगा, मान लीजिए नहीं, अरे मान लो ना, तो मैं यही कहूंगा, हौसलों को खुद से कभी जुदा न करना, हार कर भी कभी निराश न होना, एक दिन तुम्हारा होगा ये एतबार करना, उस वक्त तक सब्र से इंतजार करना कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक अब इस एग्जाम को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि फिर दूसरा एग्जाम आया, मैं तैयारी करता रहूंगा और एक ना एक दिन मेरा जरूर होगा। और जो मेंस पास करके इंटरव्यू में भी आए हैं वो भी ध्यान रखो, कॉन्फिडेंस को डेली बढ़ाते रहो कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है, अभी अभी लांगा है मैंने समंदरों को, अरे अभी तो पूरा आसमान बाकी है, कर लूंगा। आसमान फतेह करना है और आगे जाना है, वहां तक जाना है जहां तक मेरी परिस्थितियां, और परिस्थितियां भी हुई तो यार कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। फिर भी मानो एंड में नहीं हुआ कुछ भी, मान लो ना। वैगनर के सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ने पूरा किया कैसे? तो समझ गए क्या मैं क्या बोला? वैगनर के सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ने पूरा किया कैसे? ऐसे सवाल इंटरव्यू में हमें ओपिनियन बेस्ड तैयार करने पड़ेंगे। अरे वैगनर ने बात तो सही बताए थे, कॉन्टिनेंट्स में ड्रिफ्ट हुआ, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, कारण गलत बताया था। क्या गलत बताया था? इस कारण को किसने किया? होम्स ने आके पहले होम किया और उसको पार्कर, मॉर्गन और मैकेंजी और हैरियस, इन्होंने आके कंप्लीट कर दिया कि ऐसा होता है, फिर ये इधर उधर जाती है। यानी वैगनर की बात को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ने पूरा किया। टू द पॉइंट क्रिस्पी बोलना, जब तक वो नहीं कहे कि हाँ आगे बताओ कैसे किया। अगर आप इतना बोलने जाते हो तो कई बार आप देखते हो एग्जामिनर या इंटरव्यू बोर्ड, यहां भी मॉक इंटरव्यू दोगे, वो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, इसका मतलब वो समझ गए कि आप बात पकड़ने गए, तो वो अगले सवाल पे आ जाते हैं। तो वहां आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर लें आप, लेकिन बूस्ट कॉन्फिडेंस में भी ऐसा नहीं है कि फिर आदमी क्या होता है, इतना ओवर एक्साइटेड हो जाता है और अब तो मजा आ गया। तो भाई उस उतावलेपन को भी एग्जामिनर हॉल में, इंटरव्यू बोर्ड में दबाकर रखना। फिर भी लास्ट बात नहीं हुआ कुछ भी, मान लो ना, तो कोई बात नहीं, आज अपना हो ना हो कल हमारा है, आज अपना हो न हो कल हमारा है। गम की बदली में तू चमकता एक सितारा है, गम की बदली में तू चमकता एक सितारा है। अरे हमें गैरों का नहीं, सिर्फ अपना ही सहारा है। आज अपना हो न हो कल हमारा है। गर्दिशों से हार कर बैठने वाले, तुझे खबर है क्या तेरे पैरों में भी है छाले, फिर भी रुकेंगे नहीं कदम, क्योंकि मंजिल ने हमें पुकारा है। आज अपना हो न हो कल हमारा है। ये कदम ऐसे हैं, ये कदम ऐसे हैं जो सागर पाट देते हैं। अरे ये वो दरिया हैं जो पर्वत का सीना भी काट देते हैं। इन्हीं हाथों ने भागीरथ ने गंगा को और अगस्त्य ऋषि ने कावेरी को, इन्हीं हाथों ने स्वर्ग को धरती पर उतारा है। अरे आज अपना हो न हो कल हमारा है, आज अपना हो न हो कल तुम्हारा है। ये विश्वास रखना, पक्का कर लोगे। और मैं उम्मीद करता हूं ओरिएंटेशन जो जनरल मोटा मोटा होता है वो मैंने आपको दे दिया। थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंसफुली मुझे सुना। जी लास्ट, क्योंकि सर बैठे हैं, मैं शर्मिंदा हो रहा हूं, मैं ज्यादा टाइम ले चुका। हाँ
ठीक है, ये जैसे मान लीजिए सर जो बैठे हैं वही टेबल है, लेट अस अज्यूम, या मान लीजिए जो जहां हरीश खड़े वहां एक टेबल है, वहां बैठे हो, हाँ तो कोई बात नहीं, वहां कॉन्फिडेंस बरकरार रखें। प्रताड़ित किया आपको, इंपैक्ट कितना पड़ता है? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, एक शब्द में कहूं तो। हो सकता है वो काउंटर सवाल वहां आपसे कर दें, घबरा गए, हो सकता है। हालांकि ये एक चीज जरूर शो करता है कि कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस वीक हो गया या आपने चीजों को नजरअंदाज कर दिया कि कहां आपको बैठना था। आप समझे आप क्या गलती करे थे? एक तो या तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा, या आपको ध्यान ही नहीं रहा, आप या तो ओवर एक्साइटेड थे, या आपके आंखों के आगे कुछ ऐसा अंधेरा टाइप का वहां उस समय हुआ होगा अंदर एंट्री में। आप बताना इन तीन चीज में से कौन सा होता है, ईमानदारी से बताना, क्योंकि कई बार स्टूडेंट मेरे को ये कहते हैं सर आपको कैसे पता, सोनी बाबा है क्या जो पता चल जाता है इसको ये हुआ था। ठीक है, तो आप उसको नजरअंदाज करके थोड़ा चले गए, या आपकी उस चीज को शो करता है कि आप चीजों के लिए सावधान नहीं है, ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। बाकी वो भी वो करते हैं। और हो सकता है अगला सवाल ये पूछ लें घबरा गए थे क्या, तो वहां झूठ ना बोले कि सर इस चेयर पे जो भी बैठता है मेरी जिंदगी का डिसीजन होने वाला है, ये सहज मानवीय मनोवृत्ति है जो मैं नहीं प्रत्येक इंसान को होती है। हाँ सर थोड़ा बहुत है, पर नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। हर चीज को हमें बहुत, मैंने क्या कहा, मैं अभी सर को भी यही कह रहा था, मैं अभी तक इस चीज के फेवर में नहीं हूं कि मॉक इंटरव्यू में मॉक लिए जाएं। मेरा ये मानना होता है 7-8 दिन का एक सेशन हो, इंटरव्यू सेशन, उसके प्रोबेबल चीजें हो। जैसे कोई जोधपुर का है कि देख जोधपुर पे रिलेटेड तेरे से ये बात होगी, इस पे ये होगा। अगर हॉबी में आपने ये कहा, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा योग मेरी हॉबी है, अच्छा बता योग क्या है? योग है चित्तवृत्ति निरोध, अच्छा पतंजलि ने कहा ये योग चित्तवृत्ति के निरोध है। ये चित्त क्या है, ये चित्त वृत्ति क्या है, ये चित्त वृत्ति का निरोध क्या है, अष्टांग योग के 8 साधन क्यों है? किसी ने कहा मेरी हॉबी ये कुछ कुकिंग करना है, अच्छा ये क्या हुआ? मान लीजिए किसी ने कोई यहाँ के क्या बोलते हैं इसको सवाई माधोपुर गए, तो मैं जाते पूछूंगा अमरूद खा के आए हो क्या? अमरूद खा के आए हो क्या? हाँ हाँ ऐसे, हाँ हाँ पूछा। अभी 4 दिन पहले आरएस के इंटरव्यू में पूछे, एक सवाई माधोपुर के थे, अमरूद खा के आए हो क्या? और अगला सवाल दागा उन्होंने, बताओ ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा? सवाई माधोपुर के जो पंच गौरव हैं उसमें जो है वो अमरूद है, इसलिए सर आपने ये सवाल पूछा। थैंक गॉड उस बच्ची का, क्योंकि उसका इंटरव्यू हम ले चुके थे। ये ऐसे सवाल है, देखो एंड कहीं नहीं है, मैं भी मानता हूं एंड कहीं नहीं है। फैक्चुअल सवाल आपको नहीं आए वो गलत है। आप पहले सबसे पहले आपके सिलेबस पकड़ो, सिलेबस से रिलेटेड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में फैक्ट मत ढूंढो, आप कॉन्सेप्ट ढूंढो। ऊंचाई लंबाई चौड़ाई मत नापो किसी माउंटेन की, वो नहीं आया चलेगा, लेकिन ऐसा सवाल जिसमें आपसे ओपिनियन पूछी है वो नहीं आया, वो इंटरव्यू के लिए ब्लंडर होता है। बस समझिए, फिर भी 4 सवाल नहीं आए तो कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखो, कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। 1-2 सवालों को बोर्ड पे लिख के समझाने का भी प्रयास कर लो, क्योंकि कई बार आपके, क्योंकि आपका ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इसमें कभी बोर्ड रखा होता, कह देते इसको समझाओ जाके, इसको समझाओ जाके, तो जो डरते हैं बोर्ड पे आने में वो भी इस काम को कर लेना। ये एक इंपॉर्टेंट बात रह गई थी, लास्ट चलते चलते ये भी याद आ गई, क्योंकि जब भी मैं किसी भी सेमिनार को लेने जाता हूं, आज भी चाहे कितना भी आता होगा, मैं आधे घंटे उस पर होमवर्क जरूर करता हूं, ताकि टू द पॉइंट बुलेट ट्रेन की स्पीड से फटाफट अपनी बात पूरी कर लूं। नहीं मैं 2-4 घंटे भूल जाता हूं, वो गलत होता है। यहां तक मेरे साथ हो, नेक्स्ट फटाफट लास्ट, जो हो भी कुछ नहीं तो इसका आप बोरिंग आदमी हो। अगर मंजू मैडम होते भगवान करे, वो मतलब दुनिया में तो है लेकिन आरपीएससी के बोर्ड में नहीं है। कोई बात नहीं, कोई फोन चला लेते हैं। अच्छा 1G 2G 3G 4G 5G, जैसे ही कुछ भी मुंह से निकला ना वो डेंजर जोन फंस गया है। अच्छा फोन क्या होता है, एंड्रॉइड क्या होता है, एप्पल क्या होता है, आईफोन क्या होता है, स्मार्टफोन क्या होता है? अच्छा इसमें कुछ बढ़िया स्मार्ट नजर आते हैं क्या? मतलब अनंत सवाल पैदा कर दिए। कोई भी सवाल इंटरव्यू में निकालने का मतलब यह है कि आपकी जवाबदेहिता बनती है उसके लिए, आप उसके इर्द गिर्द क्या क्यों कैसे तैयार कर लो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप डरो, और जिनका 6 तारीख को है वो भी है ना समझे पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होता ऐसा विशेष। ओरिजिनल रहे, ईमानदार रहे, पोलाइट रहे, बी पोलाइट, बट फर्मनेस होनी चाहिए, दृढ़ता के साथ अपनी बात को रखना है, लेकिन विनम्रता के साथ। इंटरव्यू बोर्ड से उलझना कभी भी नहीं है। आपको लगता है वाकई में वो तार्किक रूप से गलत है, तब बहुत विनम्रता से सर माफी चाहती हूं, लेकिन यहां थोड़ा सा मेरे अनुसार ये बदलाव है, बाकी जैसा आप उचित समझे। क्योंकि कई बार वो ये भी चेक कर लेते हैं, अच्छा मेरे साथ में बटरिंग तो नहीं कर रहा है कहीं पे,
नहीं सब क्या पता उन्होंने क्या सोच के वो सवाल पूछा हो, लेकिन अगर किसी को काउंटर कर रहे हो तो बहुत पोलाइट होकर के छोटे बच्चे की तरह, सर मेरे अनुसार यह है, बाकी जैसा आप उचित मानते हैं, संभवतः हो सकता है इसका भी एक दृष्टिकोण हो। समझ गए क्या बात को? कुछ भी करना इंटरव्यू बोर्ड के ईगो को हर्ट मत करना, नहीं वो कहेंगे लगा 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 शौक लगा। समझ गए क्या? अरे सिंघम नहीं देखी क्या? ये काम बिल्कुल मत करना, बस ये सबसे बड़ी बात है। अब प्लीज हम खत्म करते हैं क्योंकि सर भी जी 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 हम आपको क्यों चुने? सर चुनना तो आपका विशेषाधिकार है, परंतु यहीं से आप स्टार्ट करें। परंतु मैंने अपने व्यक्तित्व से, अपने कौशल से, अपने ज्ञान से और अपने प्रदर्शन से संभवतः अपने, एक शब्द यूज करें, संभवतः अपने आप को आपके समक्ष सिद्ध करने का प्रयास किया होगा। और मेरा यह मानना है कि मैं कर्तव्यनिष्ठ हूं, जिज्ञासु हूं, विद्यार्थियों के प्रति विशेष लगाव से पढ़ाऊंगी, क्यूरियोसिटी पैदा करूंगी और अपने हर काम को, जो भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर होने के नाते मुझे जो दायित्व दिया जाएगा, उसे तन मन धन से भागीरथी प्रयासों के साथ अमली जामा पहनाऊंगी। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट, यही तो लेने आए हैं यहां, और लेने क्या आए हैं? हाँ, बॉडी लैंग्वेज, वहां डांस तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वो जब आप सीट पर बैठे होंगे तो पक्का सर लोग बता देंगे, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। बस कॉन्फिडेंट रहें और बिल्कुल नॉर्मल रहें, ठीक है। सहज रहना है इंटरव्यू बोर्ड में, सहज रहना है, सार्थक सोचना है, सहज रहना है, सार्थक सोचना है, यह सबसे बड़ा फॉर्मूला है इंटरव्यू का। जी लास्ट प्लीज, बस अब ये लास्ट लूंगा, आप कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मिक्स भी यूज कर सकते हैं, मिक्स भी यूज, इंग्लिश मीडियम से कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो फाइनली यही, फिर भी अरे मान लो ट्राई फॉर द बेस्ट बट रेडी फॉर द वर्स्ट। अगर मौका मिला तो कभी अपन मिलेंगे साथ में और एक बार वापस से जिसकी जो जिज्ञासा है उनके समाधान करेंगे। अभी मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे क्योंकि सर का समय है और प्लीज सभी का समय बराबर रहता है। जब आप कहीं वक्ता होते हो तो आपको अपने समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली यही कह के अपनी बात कंक्लूड करूंगा मैं। नहीं हुआ मान लेना, नहीं हुआ, अरे मान लो, अरे 100 बार गिरे हैं, एक और बार सही, 100 बार गिरे हैं, एक और बार सही। जिन परिवारों से हम आते हैं वहां हर दिन हम गिरते हैं, हर दिन खड़े होते हैं, एम आई राइट और नॉट? 100 बार गिरे हैं, एक और बार सही, मंजिल मिलेगी कभी ना कभी, जो हुआ उसे कभी भूलना नहीं। किसी ने कहा होगा नहीं होगा तेरे से, तो हो सकता है किसी ने मजे भी लिए हो सकता है किसी ने कभी परेशान भी किया हो, लेकिन कभी भी गलत को गलत से मत दबाना। गलती में चांटा मारना बड़ा पनिशमेंट नहीं होता, उसकी सोच को गलत सिद्ध कर देना ज्यादा बड़ा पनिशमेंट होता है। तो जो हुआ उसको अपनी ताकत बनाना है, उसे भूलना नहीं, और जो होगा उसे देखना। अभी इस पूरे रोड पे तुम सेलेक्ट होगे और सर आपकी फोटो लगाएंगे इस पूरे बोर्ड, इस पूरे रोड पे, तो जो होगा उसे है देखना अभी, यानी ये होगा सच, तू सफल होगा, आपकी बारी, बस दिखा दे अपनी ईमानदारी। न थका है तू, न थकेगा कभी, न रुका है तू, न रुकेगा कभी, न थमा है तू, न थमेगा कभी, बस एक कदम तो और चल ए राही। 100 बार गिरे हैं, एक और बार सही, 100 बार गिरे हैं, एक और बार सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सूरज सर ऑल्सो, थैंक यू। आप सब इतनी संख्या में बैठे हैं और सर की अकेले की आवाज और आपकी ताली की आवाज दम नहीं लगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर सर ने जिस जोश के साथ, जिस ऊर्जा के साथ, जिस जुनून के साथ सारी चीजों को समेटते हुए आज आपको सारी चीजें बहुत व्यवहारिक, बहुत वास्तविक और जो जरूरी है जानना, उस सारी चीजों को समेटते हुए एक शानदार सारगर्भित और सबसे बड़ी ऊर्जा के साथ ये पानी की गिलास, ये पानी की बोतल वैसी की वैसी है और सर एकदम बोलते बोलते खो गए। तो मैं भी सर को बहुत ध्यान से सुन रहा था और इतनी शानदार तारतम्यता के साथ, तो सर आपका बहुत आभार। आज सारे विद्यार्थी ऐसे लग रहा है कि आपको देखकर इनमें ऊर्जा आएगी, जोश आएंगे और ये इसी ऊर्जा के साथ अपनी प्रस्तुति को वहां पर आरपीएस में प्रस्तुत करेंगे। और साथियों, आपने देखा कि इस प्रकार के अधिकारी बहुत कम होते हैं कि जो एक विद्यार्थी बनकर रहते हैं और हर एस्पेक्ट को, चाहे पॉलिटी हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, संविधान हो, चाहे भारत का भूगोल हो, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी हो, उसका बेसिक्स किस प्रकार एक निचोड़ और इतने धारा प्रवाह के साथ, इतने फ्लो के साथ हम सबको जो है बताया। तो ये जो गहराई है
वो सर का व्यक्तित्व है। और ये जो सहजता है और कैसे लेबद्ध तरीके से, कैसे तारतम्यता के साथ सर ने एक पेश किया पूरा खाका, तो ये सर की सब्जेक्ट के प्रति गहराई है। ये सबके सर की एक जो व्यक्तित्व की जो है एक मैं कहूंगा कि बहुत विशिष्ट गुण है, जो सर इतना अच्छा बोलते हैं और मोटिवेटर हैं, पूरे दिन बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी सर ने एक बहुत गहराई की बात कही कि जहां पर भी मैं जाता हूं उसकी चाहे आधा घंटा हो, आधा घंटा मैं प्रिपेयर करके जाता हूं ताकि क्रिस्प टू द पॉइंट, स्पष्ट हो, क्लियरिटी हो और एक समय सीमा में उसको प्रस्तुत कर सके। आपने देखा एक सर ने पूरा गागर में जो है सागर भर दिया। एक बार पुनः सर का अभिनंदन, आभार। ममता मैम से निवेदन करूंगा आगे आए और सर को स्मृति चिन्ह बैंड कर